नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करूंगा। अधिकतर कंपटीशन एग्जाम्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको किसी भी रूप में पूछ लिया जाता है। ऐसा ही एक पॉइंट है सीमा चिन्हों को लेकर के। अगर सीमा चिन्हों को नष्ट किया जाता है तो इस बात की सूचना लेखपाल तहसीलदार को देगा। ये याद रखने की बात है कि लेखपाल तहसीलदार को देगा और ये तहसीलदार नायब तहसीलदार होगा उत्तर प्रदेश में, तो नायब तहसीलदार को देगा। और नायब तहसीलदार को जब ये सूचना प्राप्त होगी, ये रिपोर्ट प्राप्त होगी नष्ट किए जाने की, तो ये नायब तहसीलदार जांच करने के उपरांत अपनी जो संस्तुति है वो उपखंड अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। तो सीरीज देख लीजिए। लेखपाल सीमा चिन्हों के नष्ट होने की रिपोर्ट नायब तहसीलदार को देगा, नायब तहसीलदार जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट तथा संस्तुति उपखंड अधिकारी को देगा। अब उपखंड अधिकारी ये अपेक्षा करेंगे कि सीमा चिन्हों की मरम्मत या उसका प्रतिस्थापन या तो जोतदार करे या ग्राम पंचायत करे, यह अपेक्षा करेगा। यानी कि उन दोनों से वो अपेक्षा करेगा कि दो में से कोई ऐसा काम करे। यदि संबंधित ग्राम पंचायत या जोतदार या खातेदार, जो भी आप कहें, इस अपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहता है, अर्थात वो उस अपेक्षा को पूर्ण नहीं करता है, उसका पालन नहीं करता है, तो उपखंड अधिकारी स्वयं सीमा चिन्हों का पुनर्स्थापन करेंगे या उसकी मरम्मत करवाएंगे और जो भी खर्चा उस पर आएगा, इस कार्य पर जो भी खर्च आएगा, उसकी वसूली या तो उस ग्राम पंचायत से की जाएगी या उस जोतदार या खातेदार से की जाएगी। इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 23 राजस्व संहिता का। तो 23 में ये बात कही गई है। पूरा सिस्टम ही आप समझ लीजिए। लेखपाल सूचना देगा नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार जांच करेंगे, रिपोर्ट संस्तुति प्रस्तुत करेंगे उपखंड अधिकारी को, उपखंड अधिकारी अपेक्षा करेंगे या तो उस खातेदार जोतदार से या फिर उस ग्राम पंचायत से जिसके अंतर्गत इसी सीमा चिन्हों का नष्ट किया गया है। यदि ये दोनों उपखंड अधिकारी की अपेक्षा का पालन नहीं करते हैं या पालन करने में विफल रहते हैं, तो उपखंड अधिकारी स्वयं सीमा चिन्हों का पुनर्स्थापन करेंगे, पुनरुद्धार करेंगे और इस कार्य में जो भी खर्चा आएगा वो खर्च या तो उस ग्राम पंचायत से या संबंधित जोतदार या खातेदार से वसूल किया जाएगा। इतना सिस्टम है। अब इतने में से किसी भी तरह का MCQ आपसे पूछा जा सकता है और कन्फ्यूजन भी क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत गुंजाइश है इस सेक्शन में कन्फ्यूजन क्रिएट करने का। तो अगर ये सेक्शन 23 पता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरी बात यह है, ये तो सीमा चिन्ह के बाद में सीमा विवाद की भी चर्चा की गई है। तो अगर सीमा संबंधित कोई विवाद है तो उसका भी निर्धारण होगा और इसका निर्धारण उपखंड अधिकारी वास्तविक कब्जे के आधार पर
वर्तमान में जिसका कब्जा है, वास्तविक कब्जे के आधार पर एक शब्द है, याद रखिएगा, सरसरी जांच द्वारा। देखिए, सीमा विवाद का निर्धारण उपखंड अधिकारी को सौंपा गया है कि वो उसका निर्धारण करें। तो आधार है वास्तविक कब्जा, वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी जांच द्वारा करेंगे, यानी कि वास्तविक कब्जे की जांच, सरसरी जांच करेंगे कि उसका वास्तविक कब्जा है, इसका आधार है या नहीं, इसकी जांच सरसरी तौर पर करेंगे। इसके बाद निर्धारण कर सकते हैं। या यदि ऐसा करने में वो अपने आप को असमर्थ पाते हैं उपखंड अधिकारी महोदय, तो संक्षिप्त जांच करेंगे। अब सरसरी जांच नहीं करेंगे। सरसरी जांच पर यदि वो ये इस नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं कि वास्तविक कब्जा किसका है, या वास्तविक कब्जा ही निश्चय नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो संक्षिप्त जांच करेंगे। संक्षिप्त जांच द्वारा ये अब निर्धारित करेंगे, अब निश्चित करेंगे कि संपत्ति का वास्तविक हकदार कौन है। और जब ये तय हो जाएगा कि वास्तविक हकदार कौन है, उस व्यक्ति को वो संपत्ति सौंप देंगे, कब्जा दे देंगे उसका। और यदि जांच करते समय ये दिखाया गया है कि जो व्यक्ति बेदखल किया गया है वो वास्तव में सदोष रूप से बेदखल किया गया है, और जो व्यक्ति काबिज है उसने सदोष कब्जा हासिल किया है, सदोष कब्जा प्राप्त किया है, तो अगर ये बात संक्षिप्त जांच में आ जाती है तो इस प्रकार वो जो बेदखल किया गया व्यक्ति है उसको कब्जा दिलाएंगे, और जो सदोष रूप से काबिज है उस संपत्ति पर उसको बेदखल करेंगे। ये पावर है उपखंड अधिकारी की। तो अगर सीमा का विवाद है तो 2 पॉइंट याद रखना है। वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी जांच द्वारा, ये देखिए, सरसरी जांच द्वारा अब निश्चित किया जाएगा। और यदि ऐसा अब निश्चय या निर्धारण करने में उपखंड अधिकारी महोदय स्वयं को असमर्थ पाते हैं तो संक्षिप्त जांच द्वारा ये तय करेंगे। और उस जांच में यदि पता चलता है कि इस व्यक्ति को वास्तविक कब्जा मिलना चाहिए तो उस व्यक्ति को वास्तविक कब्जा दे देंगे। लेकिन यदि जांच में यह भी दिखा दिया जाए कि जो व्यक्ति वर्तमान में काबिज है वो उसका कब्जा सदोष कब्जा है, वो सदोष रूप से काबिज है, और जो वास्तव में इस संपत्ति का हकदार है उसको बेदखल कर दिया गया है, तो अगर ये दिखला दिया जाए जांच करते समय तो उपखंड अधिकारी जो बेदखल किया गया व्यक्ति है उसको काबिज करेंगे, और जिसने सदोष रूप से उसमें कब्जा प्राप्त किया है उसको हटा देंगे और उसको काबिज कर देंगे। ये उपखंड अधिकारी महोदय का निर्धारण होगा। और सीमा विवाद का पावर जो है उपखंड अधिकारी को है निश्चय करने का। लेकिन सीमा चिन्हों के लिए आप देख सकते हैं लेखपाल, नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार उपखंड अधिकारी को, इस सीरीज में आएगा। तो एक सेक्शन और रह गया है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। सेक्शन 24 के अंतर्गत सीमा संबंधी विवाद का निस्तारण उपखंड अधिकारी करते हैं। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, अब उपखंड अधिकारी महोदय इस विवाद का निस्तारण स्वप्रेरणा से भी कर सकते हैं, या हितवत व्यक्ति, जो भी हितवत व्यक्ति है उसके आवेदन पर भी कर सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है, जो इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, वो ये है कि इस धारा के अधीन, धारा 24 के अधीन प्रत्येक कार्यवाही आवेदन के दिनांक से
यथासंभव 3 माह के भीतर, 3 महीने याद रखना है, 3 माह के भीतर निस्तारित कर दिया जाना चाहिए। ऐसा लिखा गया, कर दिया जाना चाहिए। तो आपको 3 महीने याद रखना है। तो सीमा चिन्ह से संबंधित हमने जानकारी प्राप्त की, सीमा विवाद से संबंधित जानकारी प्राप्त की, सेक्शन 23, सेक्शन 24 के संबंध में हमने पढ़ा। सेक्शन 24 में जो टाइम पीरियड है सीमा विवाद के निस्तारण की अवधि, वो 3 माह है। 3 माह के अंदर कर दिया जाना चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कुछ ऐसी जानकारी आपको मेरे वीडियो से प्राप्त हुई है जिसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और अगर परीक्षा में ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं जो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर दें, और वो कंफ्यूजन अगर मेरा वीडियो दूर कर सकता है, तो आप लाइक, कमेंट करें। और इसी तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। जुडिशियल एग्जाम वॉचर को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं आपको इसी तरह की वीडियो देता रहूँगा, क्योंकि मैं कोचिंग जैसा पढ़ाने के उद्देश्य में नहीं हूँ, मत में नहीं हूँ। मैं कंपटीटर रहा हूँ और कंपटीटर हूँ, और मैं एक प्रतियोगी की समस्या को समझता हूँ। इसलिए मैं वीडियो में वही चीज़ें दूंगा जो सिर्फ और सिर्फ आपके काम की होंगी और काम ही आएंगी। धन्यवाद।